नमस्कार। मैं हूं रोहन सिंह और आप सुन रहे हैं द मिस्ट्री माइक्स। और आज हम एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जिसने हर किसी को हैरान और परेशान कर दिया था। एक ऐसी चोरी जो अपनी ऑडेसिटी, अपनी क्लेवरनेस और अपने मिस्ट्री के लिए आज भी जानी जाती है। हम बात कर रहे हैं द हाइस्ट ऑफ द सेंचुरी की, इतिहास की सबसे बड़ी डायमंड हाइस्ट, जिसमें कहते हैं कि लगभग $100 मिलियन के हीरे चुरा लिए गए, वो भी एक ऐसे शहर से जिसे डायमंड मार्केट का सबसे बड़ा हब माना जाता है। ये कहानी है लियोनार्डो नोटार बार्टोलो की और हाइस्ट ऑफ द सेंचुरी के नाम से मशहूर एंटवर्प डायमंड हाइस्ट की। बेल्जियम के एंटवर्प शहर, जिसे वर्ल्ड डायमंड कैपिटल के तौर पर जाना जाता है, यहाँ हर साल $1 बिलियन के डायमंड का ट्रेड होता है। इसी शहर के दिल में लोकेटेड था एंटवर्प वर्ल्ड डायमंड सेंटर, एक ऐसी जगह जहां दुनिया के सबसे प्रीशियस डायमंड सेफली रखे जाते थे। इस बिल्डिंग का वॉल्ट, जहां डायमंड स्टोर किए जाते थे, सिक्योरिटी के लिहाज से इम्पेनेट्रेबल माना जाता था। मोटी मोटी दीवारों से घिरा 100 मिलियन पॉसिबल कॉम्बिनेशन वाला एक कॉम्प्लेक्स लॉक, इंफ्रारेड हीट डिटेक्टर्स, एक सेसेमिक सेंसर जो वाइब्रेशन को भी भांप लेता था, डॉपलर रेडार, एक मैग्नेटिक फील्ड जो ऐसे किसी भी डिस्टरबेंस पर भी अलार्म बजा देता था, और अंदर बाहर 24 घंटे सर्वेलेंस करने वाले सिक्योरिटी कैमरास। ये किसी किले से कम नहीं था। लेकिन कहते हैं ना, कोई किला उतना स्ट्रांग या उतना मजबूत नहीं होता जितना कि उसे तोड़ने वाले के इरादे होते हैं। और इस किले को ब्रेक करने का इंटेंशन रखने वाला शख्स था लियोनार्डो बार्टोलो, एक इटालियन प्रोफेशनल थीफ। बार्टोलो मैनिपुलेशन और सोशल स्किल में एक्सपर्ट था। रॉबरी की प्रिपरेशन उसने 3 साल पहले की। उसके लिए उसने 3 साल पहले ही एंटवर्प वर्ल्ड डायमंड सेंटर में एक ऑफिस रेंट पर लिया। उसने खुद को एक इटालियन डायमंड मर्चेंट के रूप में इंट्रोड्यूस किया, जिससे उसे बिल्डिंग का डायरेक्ट एक्सेस मिल गया। क्योंकि वर्ल्ड डायमंड सेंटर की एक पॉलिसी थी कि अगर आपको यहाँ का एक्सेस चाहिए तो आपका यहाँ लॉकर और ऑफिस होना चाहिए, या आप एक डायमंड के व्यापारी होने चाहिए। क्योंकि बहुत दिनों तक लियोनार्डो उसी डायमंड सेंटर के बाहर एक कॉफ़ी शॉप में घंटों बैठा उसे देखता रहता था। लेकिन उसे ये समझ आ गया था कि अगर इसके अंदर घुसना है और यहाँ के बारे में और जानना है तो इसके अंदर एक ऑफिस लेना ही पड़ेगा, वरना इस बिल्डिंग के बारे में जानना नामुमकिन है और उसके बिना इस चोरी को अंजाम नहीं दिया जा सकता। उसे वॉल्ट में एक सेफ डिपॉजिट मिल गया और 24 आवर्स एंट्री के लिए एक टेनेंट आईडी कार्ड भी। इन 3 सालों में बार्टोलो ने बिल्डिंग के लेआउट और सिक्योरिटी सिस्टम को अच्छे से स्टडी किया। वो सिक्योरिटी पर्सनल के बीच में एक जाना पहचाना चेहरा बन गया था। उसने उनसे दोस्ती भी कर ली थी, लेकिन किसी को डाउट भी नहीं हुआ कि ये शख्स इतनी बड़ी चोरी की प्लानिंग कर रहा है। और फिर इसके बाद शुरू हुई लियोनार्डो की असली प्लानिंग। सबसे इम्पोर्टेंट बात वहाँ की ये थी कि उस बिल्डिंग में 2 चीज़ें बिल्कुल भी अलाउ नहीं थी, एक मोबाइल फ़ोन और दूसरा कैमरा। फिर चाहे वो कोई भी हो, चाहे आपका इस बिल्डिंग में ऑफिस भी क्यों ना हो, ये 2 चीज़ें बिल्कुल मना थीं। ये कारण था कि ताकि कोई इसकी फ़ोटोज़ ना खींच पाए और कुछ रिकॉर्ड ना कर पाए, या किसी को भेज ना दे और कोई भी उसको अंदर से देख ना पाए जिसका यहाँ से कोई भी लेना देना ना हो।
ताकि वो कोई भी इसका नक्शा या रास्ता ना जान ले। अब इधर लियोनार्डो की प्लानिंग शुरू हो चुकी थी। डायमंड सेंटर में ऑफिस भी ले लिया गया था, लेकिन अब समस्या ये थी सारे नक्शे कैसे लिए जाएं, क्योंकि कैमरा या मोबाइल तो अलाउ नहीं था। तब उसके बाद लियोनार्डो ने एक तरकीब निकाली। उसने एक पेन खरीदा, एक पेन जिसमें कैमरा लगा हुआ था हाई रेजोल्यूशन का, और उसने वो पेन अपनी शर्ट की पॉकेट में रोज लगाना शुरू कर दिया। पहले दिन से ही जब उसने वहाँ ऑफिस लिया, तभी से उसने वो पेन अपनी जेब में लगाना शुरू कर दिया था, ताकि किसी को शक भी ना हो कि ये कैमरा हो सकता है। उसने ये पेन इसीलिए रोज पहनना शुरू किया, ताकि गार्ड्स को भी और बाकी लोगों को भी ऐसा लगे कि ये उसकी आदत ही है और वो पेन हमेशा रखता है अपनी पॉकेट में, और किसी को ये भनक हो भी नहीं सकी कि इसमें कैमरा होगा या किसी खास मकसद से इसे रखा गया होगा। फिर उसके बाद उसने उसी कैमरे पेन की मदद से सारे नक्शों की जगह पूरी रिकॉर्ड कर ली। अब उसके पास वहाँ के नक्शे तो थे, आने जाने के रास्ते जितने अंदर के बाहर के जितने भी वो प्रैक्टिस के लिए यूज़ कर सकता था वो तो था। लेकिन अब जैसे जैसे ये प्लानिंग और आगे बढ़ती गई, वैसे वैसे नए चैलेंजेस भी सामने आए। एक तो सबसे पहला यही था कि कोई भी वॉल्ट के आगे ज़्यादा देर तक खड़ा नहीं रह सकता था, वो भी बिना किसी कारण के। और अगर आपको अपना लॉकर अपने लॉकर से कुछ निकालना भी है या कुछ चाहिए, तो गार्ड ही वो वॉल्ट खोलता था और उसका एक 4 डिजिट का कोड होता था। अब जब भी वो गार्ड कोड डालता तो वो गार्ड के शरीर से कवर हो जाता, क्योंकि गार्ड हमेशा आगे खड़ा हुआ होता था और लियोनार्डो उसके पीछे, तो वो कभी कोड देख नहीं पाता था। अब उसने सोचा नक्शे तो मिल गए, आधा काम तो हो गया, लेकिन अब इस कोड का क्या करा जाए, इसे कैसे निकाला जाए। तो अब उसके लिए उसने एक तरकीब निकाली। वहाँ उसी वॉल्ट के पास में एक जगह थी, रूफ जैसी, जिसे आप छोटा सा छज्जा भी कह सकते हैं। तो वहाँ एक छोटी सी जगह मिल गई, जहाँ उसने सोचा कि अपने पेन का कैमरा ऑन करके उसे वहाँ छिपाया जा सकता है, और उसने वैसा ही किया। जब शाम हो गई और सारे लोग वहाँ से चले गए और लाइट्स वगैरह सब ऑफ हो जाती और केवल कैमरा और सेंसर ऑन रह जाते, तब एक दिन उसने मौका पाके अपना वो पेन वहाँ रख दिया जब कोई भी नहीं था। और उसके बाद वो अगले दिन फिर से अपने ऑफिस में थोड़ा लेट तक रुका और बाकी सबके जाने का इंतज़ार किया, और उसके बाद फिर से मौका पाके उसने वो पेन वहाँ से निकाल लिया। अब वो कोड कैमरे में कैद हो चुका था। अब जब ये सब हो गया, इसके बाद उसने सोचा कि अब इस प्लानिंग में और लोगों को शामिल करने का समय आ चुका है, और इसे 4 लोग मिले। वो चारों के 4 अपने काम में परफेक्ट थे। अब नोटार बार्टोलो अकेला नहीं था। उसने इटालियन थीव्स के एक ग्रुप को असेंबल किया। इस टीम में अलग अलग तरह के स्पेशलिस्ट शामिल थे, और इसने उन चारों के नाम अलग अलग एज अ कोड रखे थे। अगर आपको मनी हाइस्ट सीरीज याद हो या आपने देखी हो तो आपको पता होगा कि उसमें भी सबके कोड नेम थे। जैसे जो मास्टरमाइंड था उसका नाम प्रोफेसर था, कुछ वैसे ही इसने वो कोड नेम रखे, और वो नाम कुछ इस तरह से थे। एक का नाम था मॉन्स्टर। यह आदमी काफ़ी तगड़ा और थोड़ा मारधाड़ वाला था, इसीलिए इसका नाम मॉन्स्टर पड़ा। फिर दूसरे का नाम था स्पीडी। स्पीडी बड़ी ही तेज़ी से अलार्म को डिसेबल करने में माहिर था, इसीलिए उसका ये नाम था। फिर तीसरे का नाम था जीनियस। इसका काम
हर सेंसर को फेल करने का था। और फिर चौथे शख्स का नाम था द किंग ऑफ कीज। ये हर तरह के ताले को और वोल्ट को खोलने में एक्सपर्ट था। इसके नाम से भी ये समझ में आ जाता है। और एक आदमी भी था जो कि वहीं का लोकल था और जिसको इन लोगों ने ढूंढा था क्योंकि इन्हें किसी ऐसे की तलाश थी जो लालची हो और वॉल्ट बनाने का काम जानता हो। ये टीम के कुछ वेल नोन मेंबर्स थे। इस टीम ने मिलकर 2 साल से भी ज़्यादा का टाइम रॉबरी की प्लानिंग में लगाया और 2 सालों तक रॉबरी की प्रॉपर प्लानिंग की। कहा जाता है कि इन्होंने वॉल्ट का एक फुल स्केल रेप्लिका भी बनाया था, यानी कि उसकी हूबहू कॉपी, ताकि वो प्रैक्टिस कर सके। एक बार तो खुद लियोनार्डो भी अचंबा खा गया था कि जैसे उसे लगा कि वो उसी वॉल्ट की रेप्लिका में नहीं बल्कि उसी वर्ल्ड सेंटर में खड़ा हो। उसे इतना आश्चर्य हुआ कि जैसे वो अपने हॉल में है ही नहीं बल्कि उसी बिल्डिंग में पहुंच गया हो। और फिर उसी वॉल्ट से उसे रोज खोलने की प्रैक्टिस करते थे। उसे खोलना, सारे अलार्म्स ऑफ करना और सब एक समय सीमा के अंदर, क्योंकि कहते थे कि उस वॉल्ट को अगर आप ड्रिल मशीन से भी तोड़ोगे या खोलने की कोशिश करोगे तो 8 से लगभग 16 घंटे तक का एक समय लगेगा ही लगेगा। और ऑब्वियसली इतना टाइम किसी के पास नहीं होता। इन्होंने हर तरह की मुमकिन कोशिश करी थी और प्रैक्टिस करते रहे, बिल्कुल वैसे ही जैसे ये चोरी कर रहे हों, मतलब पूरे प्रोफेशनलिज्म के साथ। इसकी प्रैक्टिस भी इन्होंने 2 साल तक करी ताकि कोई भी गड़बड़ ना हो। और इस चोरी की प्लानिंग ही 3 साल की थी, क्योंकि पूरा 1 साल तो लगभग प्लान बनाने में गया, उसको ऑफिस खरीदने में, वहाँ के नक्शे लेने में, जानकारियाँ बढ़ाने में पूरा टाइम लिया था लियोनार्डो ने। उसने कभी भी कोई भी इम्पेशेंसी नहीं दिखाई थी यहाँ पे। अब समय आया था इतिहास की सबसे बड़ी चोरी का, और उसके लिए दिन चुना गया 15 और 16 फरवरी 2003 के वीकेंड में। बार्टोलो और उसकी टीम ने अपनी प्लानिंग को एग्जीक्यूट किया। उनकी एक्सपर्टीज में वॉल्ट डोर को ओपन करने के लिए उन्होंने एक कस्टम मेड 2 पार्ट 3 डायमेंशनल की का यूज़ किया। साथ ही लॉक का करेक्ट कॉम्बिनेशन भी पता कर लिया था। मैग्नेटिक लॉक को बाईपास करने के लिए उन्होंने पहले ही मैग्नेटिक प्लेट्स को होल्ड करने वाले स्क्रू को केयरफुली रिमूव कर दिया था। जब मैग्नेटिक फील्ड इनएक्टिव था और उन्हें टेप से होल्ड कर रखा था, रॉबरी के दौरान उन्होंने मैग्नेटिक फील्ड मेंटेन करने के लिए एक कस्टम एल्यूमिनियम प्लेट का यूज़ किया, जिससे अलार्म ट्रिगर नहीं हुआ। अंदर के सेंसर्स को न्यूट्रलाइज करना भी उतना ही कॉम्प्लेक्स था। थर्मल मोशन सेंसर्स को डिसीव करने के लिए बार्टोलो ने चोरी से ठीक पहले ही एक रूटीन विजिट के दौरान उस पर हेयर स्प्रे कर दिया था, जिससे वो टेम्परेरी बेसिस पर डिसेबल हो गया। लाइट सेंसर को टेप से कवर कर दिया गया था। इंफ्रारेड सेंसर्स को आउटस्मार्ट करने के लिए एक चोर ने अपने थर्मल सिग्नेचर को ब्लॉक करने के लिए एक पॉलीस्टीरीन शील्ड का यूज़ किया और उसे सेंसर के सामने प्लेस कर दिया। सर्वेलेंस कैमरे को भी उन्होंने आउटस्मार्ट किया। उन्होंने वॉल्ट के अंदर की लाइट टर्न ऑफ कर दी और थिन और मोस्टली डार्कनेस यानी कि अंधेरे में काम किया। उन्होंने सर्वेलेंस सिस्टम में फेक टेप्स भी इंसर्ट किए थे। ये चोरी के बाद एक्चुअल फुटेज स्टील कर लिए ताकि उनकी एक्टिविटीज छुपी रहें, और नकली फुटेज वहाँ पे डाल दी, असली फुटेज वहाँ से निकाल ली थी। एक बार जब वॉल्ट के अंदर पहुँच गए तो उन्होंने 189 सेफ डिपॉजिट बॉक्सेस में से 109 को ब्रेक ओपन करने के लिए कस्टम मेड हैंड क्रैक डिवाइस का यूज़ किया।
हर बॉक्स में एक यूनिक की लॉक और 3 लेटर कॉम्बिनेशन लॉक था। चोरों ने लूज डायमंड्स, गोल्ड, सिल्वर और ऐसे और तरह की ज्वेलरी, कैश और सिक्योरिटी सहित कम से कम $100 मिलियन से ज़्यादा लूट लिए। वो जल्दी में थे, इसलिए कुछ चीज़ें, कुछ आइटम्स वहीं छोड़ दिए। सारे बॉक्सेस ओपन नहीं कर पाए क्योंकि वो और ज़्यादा कैरी नहीं कर सकते थे। उसका वेट इतना था कि और ज़्यादा सामान वो नहीं ले सकते थे। उन्होंने सुबह के 5:30 बजे तक अपना ऑपरेशन कंप्लीट कर लिया और वहाँ से गायब हो गए। चोरी का पता मंडे मॉर्निंग फरवरी 17, 2003 को तब चला जब एक डायमंड सेंटर एम्प्लॉय ने ब्रीच हेड वॉल्ट को देखा। न्यूज़ पूरी दुनिया में हेडलाइन बन गई, लेकिन इतनी केयरफुल प्लानिंग के बावजूद एक क्रिटिकल एरर उनके डाउनफॉल का रास्ता बन गया। एक्चुअली हुआ ये था कि जब ये लोग वहाँ से इतनी बड़ी चोरी करके भागे तो इन सब के दिलों में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डर था, क्योंकि ये ह्यूमन टेंडेंसी ही है कि आप अगर कुछ गलत करो और जितना भी बड़ा क्राइम करो, वो कहीं ना कहीं दिल में डर रहता है, चाहे आप दुनिया के स्मार्टेस्ट थीफ ही क्यों ना हो। लेकिन बार्टोलो को तो इतना डर नहीं लग रहा था, पर उनमें से, उन मेंबर्स में से एक था जो बहुत ज़्यादा डर गया था। वो था स्पीडी। अब इस दौरान क्या हुआ कि ये लोग एक रेस्टोरेंट पे रुके थे, एक कैफ़े पे। वहाँ इन्होंने सैंडविच खाया और हुआ ये कि बार्टोलो ने वहाँ अपने कार्ड से पेमेंट कर दिया और बिल भी ले लिया। उसके बाद इन लोगों ने जो भी इक्विपमेंट्स ले रखे थे, जो भी ग्लव्स थे, जो भी जैकेट्स थी, जो चोरी के टाइम पे इन्होंने जितना भी सामान यूज़ करा था, चाहे वो कपड़े हों, चीज़ें हों, कुछ भी हों, इन्होंने डिसाइड करा कि हम लोग एक सुनसान जगह पे जाएंगे और उन सब को जाके वहाँ पे जला देंगे। मतलब सबूत नहीं छोड़ना है, क्योंकि एक भी पकड़ा गया तो दिक्कत हो जाएगी। ये लोग वहाँ पे गए, एक जंगल में गए। वहाँ इन्होंने अपनी सारे सामान एक एक करके वहाँ पे जलाने शुरू करे। सबसे लास्ट में स्पीडी ही, क्योंकि वो बहुत डरा हुआ था, उसकी थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं थी इतनी बड़ी चोरी करने के बाद। उसने जल्दीबाजी में अपना जब सारा सामान जलाया तो उसने वो पूरी तरह से जलने का इंतज़ार भी नहीं किया, बस आधा अधूरा जला के छोड़ दिया। उसने सोचा कि यहाँ तक कौन आएगा और किसको पता चलेगा, और वो वहाँ से चला गया। लेकिन हुआ ये था कि वो सारी चीज़ें ठीक से शायद नहीं जली थी। स्पीडी को जब पैनिक अटैक आया था तो उसने केयरलेसली एक ट्रैश बैग के कंटेंट को डिस्पोज नहीं करा, और नेक्स्ट मॉर्निंग अगस्त को वैन कैंप के आगे एक लोकल लैंडलॉर्ड ने वो सारा सामान डिस्कवर कर लिया और फिर पुलिस को बुला दिया। अब ये इतनी बड़ी न्यूज़ बन चुकी थी पहले से ही, क्योंकि जहाँ पे डायमंड हब हो, दुनिया भर के डायमंड आते हों, सिक्योरिटी इतनी टाइट हो, वहाँ $100 मिलियन की चोरी एक रात में हो जाए तो सनसनी तो फैलनी ही थी। और वहाँ पूरे पुलिस डिपार्टमेंट का और पूरे गवर्नमेंट का सिस्टम हिल गया। उन्होंने हाथों हाथ एक्शन लिए और तब ये देखा गया कि सस्पिशियस कौन कौन है। तो सबसे पहले एक तो वो कॉल आया, वहाँ पुलिस गई, फिर बार्टोलो पे उन्हें शक हुआ कि वो ही नहीं है। उसके बाद उनको इत्तेफाक से वो जगह भी मिल गई जहाँ पे उन्होंने सैंडविच खाया था, और उसका वो बिल भी मिल गया। अब सवाल आता है कि पुलिस को उस आधे जले हुए कूड़े में से क्या क्या मिला। तो वो थे वर्ल्ड डायमंड सेंटर के एनवेलप, एक वीडियो सर्वेलेंस सिस्टम की रिसिप्ट जिस पर नोटार बार्टोलो का नाम लिखा था, और एक पार्शली ईटन सलामी सैंडविच, यानी आधा खाया हुआ सलामी सैंडविच, जिसे लियोनार्डो ने ही ऑर्डर किया था और उसने आधा खा के फेंक दिया, जिससे बाद में डीएनए एविडेंस रिकवर हुआ और वो नोटार बार्टोलो से लिंक कराया गया। इस एविडेंस ने नोटार बार्टोलो को अरेस्ट करने में बहुत हेल्प करी थी। जब वो फ्राइडे को वापस
एंटवर्प डायमंड सेंटर लौटा तो उसे गिरफ्तार कर लिया गया। 2005 में नोटार बार्टोलो को हाइस्ट और चेस्ट्रेट करने का गिल्टी पाया गया और 10 साल की जेल की सज़ा सुनाई गई। उसे 2009 में पैरोल पर रिलीज़ कर दिया गया था, लेकिन 2013 में पैरोल कंडीशन वायलेट करने के लिए उसे फिर से अरेस्ट कर लिया गया। उसने अपनी रिमेनिंग सेंटेंसेस यानी बाकी की सज़ा 2017 तक पूरी करी, पर उसने कभी भी अपने साथियों के असली नाम नहीं बताए थे। हालांकि कुछ नाम बाद में लीक हो गए थे, लेकिन उसने अपने मुंह से कभी भी नाम नहीं बोले थे। उसने सिर्फ इतना कहा था, मैं तुमको उसके नाम बताऊंगा, जो कि यही थे: स्पीडी, किंग ऑफ कीज, मॉन्स्टर। बहुत सारे जो चोरी हुए हुए हीरे थे और ज़्यादा कीमती ज्वेलरी थी, वो कभी भी रिकवर हुए ही नहीं। लियोनार्डो नोटार बार्टोलो ने बोला था कि 20 मिलियन के करीब उसने चोरी करी है और ये सब एक डायमंड मर्चेंट के द्वारा कराई गई थी। मतलब उसने किसी के कहने से करी। उसका बिजनेस लॉस में जा रहा था, उसे इंश्योरेंस के पैसे चाहिए थे, इसलिए उसने मुझे हायर किया। ऐसी कहानियाँ उसने पुलिस को और बाकी सब इंटरव्यूज़ में सुनाई थी। और भी बहुत कहानियाँ थीं जो उससे मैच नहीं होती थी। भले ही इस चोरी के मास्टरमाइंड को कुछ ही समय के अंदर पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया था, लेकिन फिर भी इसे आज भी वन ऑफ द मोस्ट स्मार्टेस्ट रॉबरी में गिना जाता है, क्योंकि ये एक ऐसी चोरी थी जो लगभग इम्पॉसिबल थी। इतने सारे कॉम्बिनेशंस वाला वॉल्ट, इतनी हाई सिक्योरिटी कि अगर आप सांस भी लोगे तो भी सेंसर्स पकड़ लें, वैसी सिक्योरिटी को हैक करना, वहाँ से करोड़ों के डायमंड चुरा लेना, उस जगह से जो डायमंड का हब है, जहाँ डायमंड रखे जाते हैं, दुनिया भर के बिजनेसमैन आते हैं, अमीर से अमीर लोग होते हैं, वहाँ से चुरा लिया और इतने सालों तक प्लानिंग करी, किसी को पता भी नहीं चला। तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ी चोरी मानी गई, इसीलिए इसे आज भी हाइस्ट ऑफ द सेंचुरी कहा जाता है। एंटवर्प डायमंड हाइस्ट आज भी हिस्ट्री की सबसे बड़ी और स्मार्ट रॉबरीज में एक है। अपनी इनक्रेडिबल प्लानिंग, डेयरिंग एग्जीक्यूशन और अनरिकवर्ड जेम्स, इस पे आज भी बहुत सी बुक, डॉक्यूमेंट्रीज और वेब सीरीज तक बन चुकी हैं। लियोनार्डो नोटार बार्टोलो, वो इटालियन शख्स जिसने दुनिया के सबसे सिक्योर माने जाने वाले वॉल्ट को न सिर्फ चैलेंज किया, बल्कि उसे खोल के भी दिखा दिया। उसकी कहानी हमें याद दिलाती है कि हम किसी भी चीज़ पर ना तो घमंड कर सकते हैं, ना दावा कि यही सबसे मजबूत है, इससे बड़ा कुछ नहीं। इंसान की चालाकी और डिटर्मिनेशन के आगे कुछ भी फीका पड़ सकता है। तो दोस्तों, ये थी लियोनार्डो नोटार बार्टोलो और द हाइस्ट ऑफ द सेंचुरी की कहानी। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। अब मैं आपसे विदा लेता हूँ, जल्दी लौटूंगा एक नई कहानी के साथ, ओनली ऑन द मिस्ट्री माइक्स, जहाँ हर कहानी एक चीख है और हर चीख एक रहस्य।